Hello students, in this video we are going to start our next topic that is electrolytic cell. लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बेस न्यूमेरिकल कर चुके हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. वहाँ पे हमने क्या किया था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कोई ना कोई केमिकल चेंज ब्रिंग आउट करेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल मींस इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, हमने जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी की हमने यहाँ पे वर्किंग को पढ़ना है. इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस वर्ड मींस ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. तो ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस और बाय द सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो यहाँ पे एक ही डिफरेंस मेन जो इन दोनों में सेल्स में आता है, यहाँ पे हमारे पास जो एनोड है वो पॉजिटिव होगा और कैथोड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. मींस आपने ये वर्ड याद रखना है, पैनिक, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड. ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. पैनिक, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड. तो यहाँ पे एक डाउट अराइज होता है, तो क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी इंटरचेंज होंगे? नहीं. तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होगी और रिडक्शन कैथोड पे ही होगी, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हुआ था. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस है. यहाँ पे एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एज इट इज़ होगा. और यहाँ पे हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं. हमारे पास क्या है, हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया है और इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हमारा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा. और ये हमें ऐसा क्यों लेना है, बाय आयुपिक. तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हमने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया है और हमारे सोल्यूशन जो हमने लेना है वो क्या होगा, जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो अपने आयंस में टूट जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, सॉल्ट्स ले लो. ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं. क्लियर. तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा जो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस सेल में हमारे पास एनोड कैथोड, वही हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है उसको. ठीक है, एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया है तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका मीडियम क्या होगा, वो हम मोल्टन फॉर्म में ले सकते हैं, वो एक्वस फॉर्म में ले सकते हैं. क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि हमारा सॉल्ट ले लो, तो वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसके आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है या तो हम एक्वस फॉर्म में ले सकते हैं, वाटर में जब नमक डिजोल्व करते हैं तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है एनायन और कैटायन में. ठीक है, या हम उसको क्या लेते हैं, मोल्टन फॉर्म. ठीक है, उसको थोड़ा सा उसको गर्म कर लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो आयंस क्या हो जाते हैं, फ्रीली हो जाते हैं. ठीक है, तो एनायन कैटायन में वो ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, तो आप दोनों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में, नॉन कंडक्टिंग टैंक में. ठीक है, एनोड कैथोड को हमने इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड की तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. और आयंस ब्रेक होने के बाद ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ऑपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं. तो वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने के बाद एनायन और कैटायन वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाते हैं. दैट मीन्स उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाने के बाद वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा. यही हमारे पास वर्किंग है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की. तो इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई की तो आयंस क्या होंगे, डिस्चार्ज. कैसे होंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा तो वो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशी. तो यहाँ पे हमारे पास जो कैथोड किसकी तरफ जाएगा, ये खुद पॉजिटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ. और एनायन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, खुद ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ. तो वहाँ पे जाके ये खुद क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे. मीन जो इनके ऊपर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. कैटायन किसकी तरफ जाएगा, इसके ऊपर सी पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की तरफ जाएगा. तो इसने अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. तो दैट मीन यहाँ पे आपने लर्न करना है नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, NCR. N फॉर नेगेटिव, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन.
रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमारी वैसे ही होगी जैसे हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हुई थी। तो यहाँ पे कैथोड कैटाइन ने इलेक्ट्रॉन लिया फ्रॉम कैथोड और डिस्चार्ज हो गया। पहले इसके ऊपर चार्ज था, अब क्या हो गया, वो डिस्चार्ज, तो कैटाइन गेट डिस्चार्ज। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एनाइन। एनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और किसकी तरफ जाता है वो, एनोड की तरफ। ठीक है, AACC ऐसे याद हो जाएगा आपको। एनोड के किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ, और यहाँ पे आके उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज कब खत्म होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप याद रखोगे पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। क्लियर। यहाँ पे NCR था, यहाँ पे PAO पाओ। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो वो क्या हो गया, उसके ऊपर जो चार्ज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। दैट मीन्स एनाइन गेट डिस्चार्ज्ड। क्लियर। तो ये उसकी वर्किंग है हमारे पास, कैसे ये चार्जेस डिस्चार्ज होते हैं एनाइन और केटाइन। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हमारे पास दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, हमारे पास उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है। जैसे हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। क्लियर। तो ये हो गया उसकी क्वालिटी, कितनी अमाउंट गैसेस बन रही हैं वहाँ पे, इवॉल्व हो रही हैं, कितना करंट लेने के बाद हमें इतनी गैस मिल रही है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस हुए हैं, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे चाहिए, इतना हमें अमाउंट चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट चाहिए, कितना टाइम करंट फ्लो करेगा कि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, इतनी अमाउंट चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स नीडेड होंगे। तो ये सारा हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होगा। ठीक है, तो इनको दोनों को हम टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिपेंड। जो हमारे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, कौन सी गैस बनेगी, कौन सा वहाँ पे एनाइन और कैटाइन डिस्चार्ज होकर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट देगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट थिंग इज़ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने किस नेचर का इलेक्ट्रोलाइट लिया। जैसे हमारे पास NaCl, तो उसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा NaCl का मिलेगा। MgBr2, तो उसमें Mg और Br मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा नेचर क्या है। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हमें लिया है वो हमने मोल्टन लिया है या एक्वस लिया है। मोल्टन हमने उसको मेल्ट करके लिया है, ठीक है, उसको हीट करके लिया है जैसे सोडियम क्लोराइड को, फिर उसके आयंस मूव करेंगे। एक्वस मीन्स उसमें वाटर ऐड करके हमने उसका आयंस को फ्रीली मूव करवाया है। तो इन दोनों में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंट आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं। थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्वस है, एक्वस में क्या होगा, या तो कंसंट्रेट होगा या वो डिल्यूट होगा। दैट मीन्स अगर हमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, तो या तो उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, तो वो कंसंट्रेटेड होगा। डिल्यूट मीन्स अगर उसमें वाटर ज़्यादा है, सॉल्ट की अमाउंट कम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वेरी करेगा। ठीक है, उसके कंसंट्रेशन और डिल्यूशन के डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं एनोड कैथोड, वो भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास इनर्ट है तो कोई हमारे प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा। अगर एक्टिव हैं तो हमारे पास जर्नली हम इनर्ट ही पढ़ेंगे, बट ये फैक्टर अफेक्ट जरूर करता है। तो एक्टिव होंगे तो हमारे पास ये खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इनर्ट होंगे, या प्लेटिनम या ग्रेफाइट का, जो हम ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे इनर्ट, अगर एक्टिव हुआ तो भी हमारे प्रोडक्ट में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, बट हमने इनर्ट को ही स्टडी करना है। अगर एक्टिव हुआ तो वहाँ पे कॉपर, जिंक, सिल्वर, आयरन, ठीक है, तो एक्टिव मेटल्स आ सकती हैं। क्लियर। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के आपकी आई थिंक वर्किंग क्लियर होगा। हमारे पास एनोड कैथोड है, एनोड पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो एनाइन किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, कैटाइन जाएगा कैथोड की तरफ। ठीक है, एनाइन जाएगा एनोड की तरफ, कैटाइन जाएगा कैथोड की तरफ, और दोनों वहाँ पे जाके क्या होंगे, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ये आयंस जा रहे हैं, तो हमें कितनी अमाउंट उनकी मिलेगी, ठीक है, कितना करंट पास होने पे वो अमाउंट कितनी वेरी करेगी, तो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, फैराडेज लॉ है। तो फर्स्ट को हम पढ़ेंगे, उसके बेस न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट लॉ फैराडे के अकॉर्डिंग क्या कहता है, वेरी इजी, द मास ऑफ अ सब्सटेंस
डिपॉजिट और मास ऑफ गैस लिबरेटेड, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं समटाइम्स गैस भी हो सकती है और एनी सब्सटेंस भी हो सकता है, तो उसके लिए मास लेंगे। तो मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और मास ऑफ द गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट। कितना आयंस जो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहे हैं, पर्टिकुलर हमें उनका जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो कितनी अमाउंट मिल रही है उनकी जो अमाउंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना हम उसमें से करंट पास कर रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो इसके हमारे लिए एक्सप्रेशन क्या है, m मास ऑफ द सब्सटेंस, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, q इज अ चार्ज। और प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ किया है z इज़ अ कांस्टेंट, विच टाइप ऑफ कांस्टेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एनाइन और कैटाइन। एनाइन और कैटाइन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर। तो हमारे पास चार्ज क्या होता है, तो आपको पता ही है करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। तो कितना चार्ज पास हुआ, ठीक है, गिवन टाइम में। तो यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज I इंटू टी। करंट कितना फ्लो हुआ फॉर टाइम t, तो Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आता है, m इज इक्वल्स टू ZIT, Z। क्लियर। तो यहाँ पे Z क्या है हमारे पास, I हमारे पास पता है कितना करंट फ्लो करेगा उसमें से, T पर्टिकुलर टाइम कितने टाइम के लिए वो फ्लो करेगा, और व्हाट इज Z यहाँ पे क्या होगा, Z इज़ अ रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। F क्या है हमारे पास, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन लास्ट वीडियोस 96500 कूलम। ठीक है, कितना चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो हमारे पास 1 फैराडे हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसको। तो E इज़ अ इक्विवेलेंट वेट, वो हम फर्स्ट चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स में हम इसको बहुत डीपली कर चुके हैं। E कैसे इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मोलर मास अपॉन x। एंड व्हाट इज x क्या था हमारे पास, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, दैट इज x। ठीक है, जैसे हम एसिड के केस में उसकी बेसिसिटी करते थे, कितने वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। ठीक है, बेस के केस में हम कितनी एसिडिटी है, OH हाइड्रोक्साइड आयंस रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वहाँ पे उस x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे मोलर मास लेंगे, तो उससे हम E कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ अ इक्विवेलेंट वेट। तो Z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है m इज इक्वल्स टू E बाय F इंटू I इंटू टी। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z क्या होता है, जब हमारे पास चार्ज 1 फैराडे और मास Z के इक्वल होगा, तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाएगी। मतलब जब हमारा Q 1 होगा तो M किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा Z के इक्वल। तो हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कितना कॉपर का अमाउंट डिपॉजिट होगा हमारे पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जब हम 5 एम्पियर करंट पास करेंगे फॉर 1 आवर, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसका हमें एटॉमिक वेट कितना गिवन है कॉपर का, 63.5 ग्राम, 1 फैराडेज हमें पता है। ठीक है, इतने कूलम्स होता है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, कितना मास हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कॉपर जब वो डिस्चार्ज होगा कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ m इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। तो Q की वैल्यू हमें पता है I इंटू टी, तो m इज इक्वल्स टू Z की वैल्यू भी हम पुट करेंगे। ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द m। तो व्हाट इज m, तो ये हमारे पास क्या था, मोलर मास अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने E की वैल्यू पुट की है, तो E हमारे पास किसके इक्वल था, मोलर मास अपॉन x और इंटू 1/f इंटू I इंटू टी। ठीक है, तो ये हमें इसमें सारी वैल्यूज़ देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो मोलर मास हमें कॉपर का गिवन है 63.5, हमने पुट कर दिया। नो व्हाट इज़ x, x क्या था, इक्विवेलेंट वेट में हमने x लिया था, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। तो कॉपर सल्फेट क्या जब ब्रेक होता है तो अपने आयंस में कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ पे कॉपर की हमने कैलकुलेट करनी है, तो कॉपर के यहाँ पे क्या होगा, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ। वहाँ पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास
ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर, तो यहाँ पे इसने क्या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यहाँ पे क्या हो गया, वो डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, तो हमने यही देखना था ना कितना डिस्चार्ज हो गया, हमें उसकी अमाउंट मिल रही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हुए, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, तो f की वैल्यू हमें पता है 96500 इंटू वट इज़ i, कितना करंट फ्लो किया है, दैट इज़ 5 कितने टाइम के लिए 5, यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 एम्पियर करंट पास किया है फॉर व्हाट टाइम 1 आवर। 1 आवर को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है। देन 60 तो 3600 से हम 36,000 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना मास कॉपर का प्रोडक्ट मिलेगा, 5.8 ग्राम। नेक्स्ट इज Faraday's second law, very easy. If the same amount of electric charge is passed through different solution या electrolytes, the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to equivalent weight। है हमारा बिल्कुल फर्स्ट जैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस को अप्लाई किया है। ठीक है, तो यही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट वही है। क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स को सेम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उनके ऊपर जो मास डिपॉजिट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर जो डिफरेंट मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंसेस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के। क्लियर, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। क्लियर, जैसे कि हमारे पास उनमें करंट सेम होगा, टाइम सेम होगा, दैट मीन्स उसमें क्या होगा, हमारे पास आई टी सेम है तो क्यू भी क्या होगा, उसका सेम होगा। क्लियर, तो यहाँ पे इसको हम एक्सप्रेशन देखते हैं इसका कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से लिए हैं, कॉपर सल्फेट एक कंटेनर में लिया है, जिंक सल्फेट, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक करंट से हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्शन होगी। तो यहाँ पे कितना मास जिंक का डिपॉजिट होगा उसके इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Z इंटू क्यू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फेराडेज लॉ। कॉपर का भी उसके Z इंटू क्यू के इक्वल होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे mz इज इक्वल्स टू इक्वलेंट वेट किसका आएगा, यहाँ पे जिंक का। ठीक है, यहाँ पे किसका आएगा, कॉपर का। तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन 2 दे दिया। क्यू हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि वो सेम है। ठीक है, एफ की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, सेम है 1 फेराडे की, क्यू चार्ज भी हमारे पास क्या है, उसका सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों की इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, मास ऑफ द जिंक अपॉन मास ऑफ द कॉपर। तो वो क्या है, Q कैंसिल हो जाएगा, F भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, उनका इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, तो यही हमारे पास क्या था, फेराडेज सेकेंड लॉ। क्या कह रहा था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो वो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया।